तो कौन सा मुस्लिम मस्जिद में जाएगा, कौन सा सिख गुरुद्वारे में जाएगा, कौन सा क्रिश्चियन जो है गिरजा में जाएगा, ये इस पर सोचना पड़ेगा। वो तो हमारे रविंद्र रैना जी हैं, वो तो एक मतलब मदारी की तरह नाचते रहते हैं, किसी को भी कुछ भी शगुफा छोड़ देंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 5,000 गुजरों के फ्लैट बन रहे थे, वो कहाँ हैं आज तक हमें दिखे नहीं। उन्होंने तो मतलब हर चीज़ पे तांडव करना सीखा हुआ है। तो वो एक उनकी पॉलिसी है कि मीठी जुबान रखी जाए, सबको बेवकूफ़ बनाया जाए। उन्होंने तो यहाँ तक कर लिया कि गुजर और बकरवाल को डिवाइड करवा दिया। कि ये जो 24 वाला इलेक्शन है शायद लास्ट इलेक्शन होने वाला। यहाँ के तो बड़े स्टालवर्ट लीडर्स हैं जिन्होंने जो मरकज़ में भी और रियासती सरकार में भी हैं, रहे हैं, जिनके बड़े नाम हैं, बड़ी ताकत रही। डेवलपमेंट तो यहाँ दिखाई दी नहीं। तो वो एक फेल्ड पॉलिटिशियन है, किस्मत से बना दिया गया, हमारे सिर पे बिठाया गया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के आधार पे उनको पार्लियामेंट में लेके चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। नाज़रीन किराम, आप जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को बखूबी देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। हर रोज़ अगर देखा जाए तो कभी कैजुअल लेबर्स सड़कों पर हैं, तो कभी नौजवान सड़कों पर हैं, कभी तालिब इल्म सड़कों पे हैं, तो कभी बेरोजगार शख्स जो हैं सड़कों पे नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है? जम्मू कश्मीर को बदलने का वादा किया गया था, जम्मू कश्मीर में जो है नए जम्मू कश्मीर बनाने का वादा किया गया था, दावा किया गया था और हो भी रहा है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में आपको हर रोज प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं, एहतजाज नजर आ रहे हैं। कभी कोई तबका एहतजाज कर रहा है तो कभी कोई तबका एहतजाज कर रहा है। बहरहाल इसी मौजू पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर के कुछ नामवर शख्सियत बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आर.के. कलसोत्रा हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ दलित OBC माइनॉरिटीज़ डोम के नाम से भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम देखते हैं, और साथ में NSYF नेशनल SC/ST OBC स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट है। आपका जो क्वेश्चन है वाजिब है, वाकई ही ऐसा हुआ है इस देश के अंदर। जो सरकार आई जिसने बड़े लुभाने वादे किए थे वो पूरे ना कर सके, और एक इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है डराने का, कि लोगों को डराया जाए, लोगों के दिलों के अंदर एक ऐसी भावना पैदा की जाए कि धर्म के नाम पर प्रचार हो। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो उस वक्त के लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़ी डिस्कशन करके उन्होंने बनाए थे, आज उनका ब्रीच हो रहा है। जैसे राइट्स ऑफ रिलीजन हर एक धर्म को आज़ादी देता है, लेकिन यहाँ कुछ देखा जा रहा है, अगर कोई सरदार है तो उसको पकड़ा जा रहा है, किसी के कपड़ों का रंग देख के उसको मारा जा रहा है, गुरुद्वारों गिरजाओं पर अटैक हो रहे हैं। और जो भागीदारी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक भागीदारी थी जिसको रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक डर का माहौल पैदा हो गया है इस देश के अंदर। इस डर को बदलने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं और लामबंद भी हो रहे हैं। जैसे आज हम इस गंदोह के एरिया में टूर पर आए थे, एक मूवमेंट चल रही है इस रियासत के अंदर। मुझे याद है जब मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब इस रियासत के अंदर आए थे, बड़े बड़े अच्छे लुभाने वायदे किए थे, और अभी सरकार प्रधानमंत्री जी और ये जो RSS के चीफ हैं मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि भारत को वो जो है विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, जबकि इसी की गवर्नमेंट का एक आंकड़ा है कि 73% लोग इस देश के अंदर अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड का मतलब है कि जिनको कुछ नहीं आता, वो कहीं खाई खोद रहे हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं, और दिहाड़ी भी गवर्नमेंट लोगों को 45 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकी। तो इसका मतलब है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका 73% जो है शायद रात को भूखे पेट सोता होगा।
और उसमें मेजॉरिटी कौन है? उसमें मेजॉरिटी हैं SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ इस देश का। तो इन सब को छोड़ के जिनकी आबादी 85% है, तो 15% से ये भारत देश विश्व गुरु बनेगा? ये कैसे हो सकता है? ये क्या थॉट हैं इस देश को चलाने वालों को? ये कभी कभी सोच के बड़ा अचंभा लगता है कि जिन्होंने भारत देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने संविधान बनाया था, जिन्होंने सबके लिए यकसा अधिकार रखे थे। देखिए, अगर देश की तरक्की चाहिए, अगर देश को तरक्की करनी है, तो देश में परचेजिंग पावर जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक देश जो है वो अमीर नहीं हो सकता। जब एक पूरा तबका जो 85% है उसको आपने काम काज ही नहीं दिया, वो कुछ खरीदेगा ही नहीं। जब खरीदेगा नहीं तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। जब प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो जैसे अडानी अंबानी ही पैदा होंगे, सारे लोग नहीं पैदा होंगे, कुछ ही लोग पैदा होंगे, और वही ये देश बनने जा रहा है। पहली गवर्नमेंटों ने किया था, प्राइवेटाइजेशन जो देश में थी उसको नेशनलाइज कर दिया, बड़े बड़े बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिए। आज देश कहाँ चला गया? सब कुछ जो प्रॉफिट मेकिंग था, जो गवर्नमेंट के अदारे थे, सब बेच दिए गए हैं। अब तो मैं खासकर SC ST OBC के लिए कहूँ, उनके सारे दरवाजे जो हैं एम्प्लॉयमेंट के बंद हो गए हैं, और इस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं। मीडिया की बात की जाए, अगर सोशल मीडिया आप जैसा ना हो भारत में तो खबर ही पता नहीं चलेगी। ये जो मणिपुर में हुआ है, ये देश जो विश्व गुरु बनने की प्रधानमंत्री और मोहन भागवत जी कह रहे हैं, मणिपुर में जो हुआ है पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं देखा गया है। इस देश के अंदर संविधान ने वुमेन को बिल्कुल यकसा राइट दिए थे, एम्पावरमेंट दी थी। तो आज मणिपुर में औरतों को नंगा करके भगाया जा रहा है और उसके जिस्म को नोचा जा रहा है, और पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन हमें शर्म नहीं आ रही। कितने दिन बीत जाने के बाद भी अगर सोशल मीडिया आप जैसा ना होता तो शायद ये एपिसोड आता ही नहीं। विदेशों के अंदर प्रधानमंत्री जी को शर्मसार होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिए हैं कि मैं बड़ा शर्मसार हुआ हूँ कि ये खबर सोशल मीडिया पे कैसे आ गई। प्रधानमंत्री जी को शर्मसार होना चाहिए था कि उसके देशवासी जो है इस भारत में औरतों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि वो उल्टा कह रहे हैं। यहाँ तक राइट्स की बात है, SC ST OBC की राइट्स बात है। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी पर इस गवर्नमेंट का बिल्कुल सीधा फंडा है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी और डिल्यूशन कर देनी। जैसे ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को डिल्यूट किया गया है, आज उसी के लिए हम लोग पूरे रियासत में निकले हुए हैं। लोग लामबंद हो रहे हैं, इस सरकार के आगे खड़े हो रहे हैं, इस सरकार की नीतियों को कोस रहे हैं। क्यों? कि हमारे पास और कुछ है ही नहीं है सर्वाइवल के लिए, स्वाय जो भागीदारी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। तो उसमें पहाड़ी लोगों को मिलाया जा रहा है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में। पहाड़ी कौन है? 1947 में एक सर्वे हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये पास हुआ, शेड्यूल बनाए गए। एक शेड्यूल हुआ शेड्यूल कास्ट, दूसरा शेड्यूल बना शेड्यूल ट्राइब, तीसरा शेड्यूल बनाया अदर बैकवर्ड क्लासेस का कि आज़ादी के बाद एक कमीशन बैठेगा, वो ऐसी जातों को आइडेंटिफाई करेगा जो OBC में आएंगी। तो उसमें जैसे लोहार, तरखान, नाई, दुब्बा, मोची, बातल आ गए। अब इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल बदल के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ला दिया। किनके लिए लाया? वो लोग जो 1947 में गरीब नहीं थे, जो सोशली, एजुकेशनली, फाइनेंशियली साउंड लोग थे, अपने साथ राजा, महाराजा, बादशाह, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लोग, उनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में रख दिया। अब नया ट्रेंड आ गया है, उन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को अब शेड्यूल ट्राइब में भी डाला जा रहा है और OBC में भी डाला जा रहा है और शेड्यूल कास्ट में भी डाला जा रहा है। भाई, जब आपने एक जनरल के लिए, जनरल कोई भी हो, महाजन हो, ब्राह्मण हो, खैत्री हो, सैयद हो, मीर हो, कासम हो, जो जनरल कोटे में आता है तो वो जनरल कोटे में रिजर्वेशन लेगा। अब वो उसमें भी लेगा रिजर्वेशन, मेरिट में भी रिजर्वेशन लेगा, जनरल कोटे में भी रिजर्वेशन लेगा, और शेड्यूल ट्राइब, OBC और SC के अंदर भी
डाल दिया जाएगा। मंशा क्या पीछे? मंशा ये है कि देश के संविधान ने बराबरी लाई है, SC ST OBC तरक्की याफ्ता हुए हैं, कुछ लोग नौकरियों में आए हैं, पेशों में आए हैं, थोड़े लोग बिजनेस भी करने लग पड़े हैं। और लोग जब तरक्की करने लगे तो जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुस्मृति पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो जात पात पर विश्वास करने वाले हैं, जो वर्ण व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, इस देश के अंदर मिनॉरिटीज़ की भी बात करूं। मान लो आज फंडामेंटल राइट्स इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से विड्रॉ हो जाता है, तो कौन सा मुस्लिम मस्जिद में जाएगा, कौन सा सिख गुरुद्वारे में जाएगा, कौन सा क्रिश्चियन जो है गिरजा में जाएगा, ये इस पर सोचना पड़ेगा। इसलिए ये मंसूबे रोकने के लिए SC ST OBC एंड मिनॉरिटीज़ को इस देश में इकट्ठा होना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा। किसके लिए? इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में जो संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स रखे हैं उनको बचाने के लिए अगर लामबंद नहीं होते। और मैं तो ये सोचता हूँ, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन का ये सोचना है कि ये जो 24 वाला इलेक्शन है शायद लास्ट इलेक्शन होने वाला है। जैसे इन्होंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील दिया, 80 लाख बैकलॉग है इस देश के अंदर SC ST OBC का। अगर 80 लाख बैकलॉग इस देश के अंदर भरा जाता, इस देश के हालात सुधरते या देश कमज़ोर होता? मुझे लगता है देश के हालात सुधरते, देश अमीर होता, देश के लोगों के पास कुछ सरमाया होता, कुछ इंडस्ट्रियाँ लगती, कुछ कारोबार होता, और ये देश की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ती। तो ये देश जो है, जो ड्रीम किया था उस वक्त लोगों ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ड्रीम था कि ये देश सोने की चिड़िया बने। सोने की चिड़िया तो तभी बनेगा ना जब सबके पास सोना होगा, जब सबके पास अधिकार होंगे। ये तो सिर्फ सड़कें बना रहे हैं भाई, सड़कों से अच्छी बात है, सड़कें बनाना हम वेलकम करते हैं। जो सरकार अच्छी बात करेगी उसका हम वेलकम करेंगे। 370 और 35A ये किसने दिया है? जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान ने दिया है। इन्होंने सबसे पहले तो वही खत्म कर दिया। अब जे उस संविधान को जो पूरे भारत में लागू है, मुझे लगता है कि ये उस संविधान को भी तब्दील करने वाले हैं। तो मेरी तो यही थॉट है और यही राय है, लोगों को इस पर सोच विचार करना चाहिए और इकट्ठे होके, लामबंद होके अपने भारत के संविधान को, अपना जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको बचाना चाहिए। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आज से पहले भी जो लोग SC तबका हो, ST तबका हो, आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन सरकार को आज इसमें अदलो बदल छेड़खानी करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या लगता है आपको, क्या ख्याल आता है आपका? बिल्कुल आपका सवाल जो है दुरुस्त है, क्योंकि ये जो पॉलिसी मेकर हैं, देखिए मैं आपको अब, जब कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में अडॉप्ट हुआ, जिस दिन दी डे भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया था, यही पार्टी जो आज राजपाट में है, इन्होंने रामलीला ग्राउंड में संविधान को जला दिया था। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोर्ट्रेट जला दिया था। ये नहीं चाहते। आपको बहुत से संदर्भ भी मिलेंगे कि यही लोग जो थे अंग्रेज़ों की गुलामगिरी भी किया करते थे, बाकायदा उनसे पेंशन लिया करते थे। ये नहीं चाहते कि यहाँ पर यकसा बराबरी, इक्वलिटी, भाईचारा, लिबर्टी, हर एक चीज़ हो। ये द्वारा मनुस्मृति में ले जाना चाहते हैं, जहाँ वर्ण व्यवस्था हो, एक ऊपर वाले का, जैसे ब्राह्मण जो है वो सुप्रीम होना चाहिए। देश क्यों हारता रहा है? वही हमलावर आते रहे, क्यों? कि सिर्फ एक कम्युनिटी को अधिकार था, बाकी 3 कम्युनिटी जो थी, ब्राह्मण, बनिया और शूद्र, जो संख्या में सबसे ज़्यादा थे, वो सिर्फ युद्ध को देखते रहते थे। तो एक कम्युनिटी लड़ती थी, वो बेचारी हार जाती थी। जिस दिन से देश आज़ाद हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट हुआ है, फौजी का कद जो है 5 फुट 6 इंच होगा, उसका इतना सीना होगा, उसकी जात पात नहीं देखी जाती है, तो देश का कोई जंग हारा है क्या? उसमें हर एक इन्वॉल्व, उसमें राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का। तो भारत कोई जंग नहीं हारा।
तो ये चीज़ इनको शायद अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए ये दोबारा जात पात का वो देश बनाना चाहते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर इस तरह से जिस तरह आज जो है पार्लियामेंट में इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अगर इन्होंने इस बिल को लाया तो आने वाले वक्त के हालात आपके ख्याल से कैसे होंगे? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का एक स्लोगन है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। ये आज जो हम काहरा में आए हैं, आज हम गंदोह में आए हैं, आज ही हम रजौरी में भी आए हैं, आज ही हम पुंछ में भी गए हैं, आज ही हम कठुआ में भी हैं, आज ही हम जम्मू शहर के अंदर भी हैं। तो हम काम करना शुरू कर दिया है। जो काडर है, जो लोग समझदार हैं, वो काम कर रहे हैं और वो लामबंद हो रहे हैं। बड़ी बड़ी योजना बनाई जा रही है। थोड़े दिनों के बाद आप जम्मू और कश्मीर में देखेंगे कि ये SC ST OBC और मिनॉरिटी इकट्ठा होगा और पार्लियामेंट की भी कार्रवाई होने जा रही है। लाखों लोग इस पर जुड़ेंगे और हम जोड़ते भी हैं। हमने देश के अंदर पार्लियामेंटें अमेंडमेंटें कराई हैं। जो पहली गवर्नमेंटें थी उन्होंने भी रिजर्वेशन को वापस कर लिया था। 97 में 5 SRO निकाले थे। जम्मू कश्मीर में बार बार घेराव करने पर 22 बार असेंबली का घेराव किया था। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन एक्ट बनवाया गया, 294 की अमेंडमेंट हुई है, इंटर डिस्ट्रिक्ट हुई है। अभी पिछली गवर्नमेंट है, इसने न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी में तो रिजर्वेशन ही खत्म कर दिया था, वो वापस लाया। अभी भी हमारी बहुत सी डिमांड्स है, जैसे LG साहब से हम मिलते हैं या चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं, हमारे बच्चों की रिजर्वेशन प्रमोशन बंद है इसी सरकार की वजह से। 1 लाख का बैकलॉग है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ कास्ट एट्रोसिटीज इतनी बढ़ गई है कि 100 के लगभग दलितों के ऊपर अत्याचार हो रही है। अपर कास्ट के पुलिस थानों में रिपोर्टिंग हो रही है। जहाँ मस्जिदों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर, गिरजाओं के अंदर अटैक हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एजुकेट हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं और हम लड़ाई हारने वाले में से नहीं हैं। लोग लामबंद हो रहे हैं, समझ रहे हैं। SC ST OBC और मिनॉरिटी, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन और अच्छे लोग, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत में भी वो अच्छे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपना पूरा ट्रस्ट रखते हैं, वो भी इस तरह की बातों को क्रिटिसाइज करते हैं और हमारी सपोर्ट में है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आपने इनकी ज़बानी सुना कि जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के आइन के साथ छेड़खानी हो रही है। इस पर हमारे साथ और भी यहाँ पर बात करने के लिए शख्सियत हैं। हम एडवोकेट आज़िम साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे आज ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। थैंक यू सो मच सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आज आपका सफ़र जो है, आपका दौरा चनावली के एक बहुत दूर दराज इलाके में हुआ, किस हवाले से हुआ और थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए इस हवाले से। ये पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जो कि GD शर्मा का एक कमीशन बना। जो कमीशन बना है कि वो OBC की रिकमेंडेशन कर सकता है। उसी कमीशन में इन्होंने बंदा एक मेंबर एक बीच में लाया और ट्राइबल जो उसमें है कैटेगरी के अंदर लोगों को इंक्लूड करने के लिए भी उसी कमीशन ने रिकमेंड कर दिया। उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश हुआ और वो बिल जो है वो अभी टेबल पे है, लोकसभा में आया हुआ है, अभी तक पास नहीं हुआ है। तो हम उसी के विरोध में कि जो लोग उम्र भर गुजरों पे राज करते रहे, ट्राइब्स पे राज करते रहे, जो कि रजवाड़े रहे किसी ज़माने पे, उन लोगों के सामने गुजरों की ये हालत थी कि वो अगर उनके सामने कोई कुर्सी पे बैठ जाए तो मुझे लगता है शायद मर्डर हो जाया करते थे। आज वो लोग किस तरह से, आज वो जो ST के मतलब ST क्राइटेरिया जब दिया जाता है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आर्टिकल 342 में क्लियरली वो पैरामीटर्स हैं कि ये लोग हैं जो इनको ये ट्राइब का स्टेटस दिया जाता है। और सबसे बड़ा उसमें मैं कहूँगा कि शाइनेस, कि जहाँ पे आप किसी गैदरिंग के अंदर बोल ना पाओ, ठीक है, और या किसी को जब किसी ने आपने बुलाना हो किसी को तो ये बोला कि यार ये गुजर है, जैसे कश्मीर में तो गाली है गुजर, तो वो उन लोगों के लिए ट्राइब जो स्टेटस था, ट्राइबल स्टेटस था, उन लोगों के लिए था। तो आज गवर्नमेंट ने एक अपना एजेंडा पूरा करने के लिए सिर्फ ट्विन डिस्ट्रिक्ट रजौरी में और पुंछ में लाया कि ये लोग जो हैं ये ट्राइबल्स हैं, उनको ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। मैं तो ये चीज़ कहता हूँ कि भाई जो पहाड़ी इन्होंने PSP कहा है, PSP की डेफिनेशन क्या है? पहाड़ी स्पीकिंग पीपल कौन है वो लोग? क्या वो पहाड़ पे रहने वाले हैं? क्या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के हैं? अगर लैंग्वेज के हैं तो लैंग्वेज जो है वो कभी भी आधार नहीं होता किसी को कि ट्राइब कैटेगराइज करने में। तो अगर वो सब चीज़ें नहीं हैं तो भाई सिर्फ वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों?
क्या हमारे डोडा के जो हड्डल के एरिया हैं जो जाके हिमाचल से मिलते हैं, किश्तवाड़ में, पाडर में, वाड़वन में, क्या वो लोग ये चीज़ें डिजर्व नहीं करते? तो ये एक सामने सामने गवर्नमेंट का एक साजिश है कि दो ट्विंस डिस्ट्रिक्ट में अपना पॉलिटिकल गेन्स के लिए उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया है। कुछ अपने जो लोगों के साथ वादे किए गए थे उन लोगों को खुश करने के लिए किया गया है, और एक नया प्रोपोगंडा बीच में ये शुरू कर दिया है कि भाई आपका इंटैक्ट है, आपका 10% रहेगा, हमें अलग से 5% मिल रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यार अगर तुम स्टेट के अंदर कैटेगराइज करोगे, यहाँ पे लिखोगे ये गुजर बकवाल है, ये PSP है, ठीक है जी, यहाँ पे मान लेते हैं, हम इस चीज़ को मानने को भी तैयार हैं। क्या जब सेंटर में कोई नोटिफिकेशन निकलेगी, UPSC में नोटिफिकेशन जब निकलेगी, तो क्या वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ पे लिखोगे ये पहाड़ी है, ये गुज्जर है? या जब कहीं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगने की बारी आएगी, कहीं कुछ ऐसा होगा, तो इन लोगों की ये मतलब एक ऐसी साजिश है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना और सिर्फ ये चीज़ कहना रट के कि हमने गुजरों को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, ये किया। यार मैं तो आपके चैनल से ये भी चैलेंज करना चाहता हूँ JNK गवर्नमेंट को कि एक फाइल, सिंगल एक फाइल, जो इन्होंने फॉर्म फिल करवाए, जो सब चीज़ें की, वो एक फाइल दिखवा लीजिए हमें कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आपने कहा वो कहाँ है ग्राउंड पे? क्या किसी को दिया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट का? किसी को आपने ज़मीन को अलॉट की, किसी जंगल में किसी को रहने दिया? जो हमारे घर बने हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। बाकी तो छोड़ें, आप जाके सनासर की हालत देखें, लोगों के घरों को आग ही लगा दी। तो ये इस तरह की चीज़ें, ये एक प्रोपोगंडा है कि जो अपर कास्ट लोग हैं उनको ट्राइब कैटेगरी में इंक्लूड करने का, और उनको ये लगा कि यार 91 में हमें रिजर्वेशन मिली। उसके बाद क्या होता है कि हमारे कुछ लोगों ने, कोई जुडिशरी में चला गया, कोई IAS बन गया, कोई कुछ बन गया, और वो जो खड़कने लगी ना चीज़ें कि यार ये लोग हमारे सिर के ऊपर राज करने लगे, कभी हम राज किया करते थे, वो चीज़ जब उनके दिमाग में खड़कने लगी तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई और अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए सिर्फ ट्विन डिस्ट्रिक्ट दो। मैं कहता हूँ देना है तो सबको दो ना, हम तो पूरे के पूरे यहाँ ट्राइब्स हैं, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? रियासी से हमारे अकरम साहब आए हुए हैं, रियासी का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप वहाँ जाके एक बार सर्वे करें तो क्या वो ट्राइबल्स नहीं है? जहाँ तक रोडें नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं, और उन लोगों को हमारे साथ इंक्लूड किया जा रहा है जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, जिनके जम्मू के टॉप क्लास के स्कूल हैं, जहाँ महीने की फीस 50-50 हज़ार रुपये दी जा रही है। क्या हमारे बच्चे उन लोगों के साथ अब कम्पीट करेंगे? वो लोग आगे निकलेंगे या हम लोग आगे निकलेंगे? हमारे यहाँ स्कूलों की हालत देखें, यहाँ हॉस्पिटल्स की हालत देखें, किसी भी चीज़ की आप हालत देखें तो मतलब बहुत खस्ता हाली है। और ये अब एक प्रोपोगंडा बना के कि हम इनको दबाएंगे। जो लोग जम्मू कश्मीर पर राज कर रहे हैं और कुछ पार्टियों के जो हैं सरकर्दा हैं, वो लोगों के अब बीच में आके, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बीच में आके गुज्जरों के, बकरवालों के प्यारे बनते थे, बोल रहे थे हम उनके साथ हैं। लेकिन आज उनके बयान जो है मिठाइयाँ खाने के आ रहे हैं और कटकार निकाल दिया, इस तरह के आ रहे हैं। क्या कहेंगे उनके? वो तो हमारे रविंद्र रैना जी हैं, वो तो एक मतलब मदारी की तरह नाचते रहते हैं, किसी को भी कुछ भी शगुफा छोड़ देंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 5000 गुजरों के फ्लैट बन रहे थे, वो कहाँ हैं आज तक हमें दिखे नहीं। उन्होंने तो मतलब हर चीज़ पे तांडव करना सीखा हुआ है। तो वो एक उनकी पॉलिसी है कि मीठी जुबान रखी जाए, सबको बेवकूफ़ बनाया जाए। उन्होंने तो यहाँ तक कर लिया कि गुजर और बकरवाल को डिवाइड करवा दिया। 2, 4, 10 लोगों को लेके आए जी, हाँ ये बकरवाल ग्रुप है, इनको जी बकरवालों को गुजरों ने स्नब करके रखा, हम इनको अलग से देंगे कोटा। वो भी एक बीच में रिफ्ट डाली, पहाड़ी और इनकी वाली रिफ्ट डाली, और सारी चीज़ें करने के बाद अपने, क्योंकि वो खुद पहाड़ी हैं, वो खुद जहाँ के रहने वाले हैं, वो खुद पहाड़ी हैं, अब वो भी पहाड़ी में आ गए। हमारे जो ये आम आदमी अपनी पार्टी वाले जो हैं बुखारी साहब, अब ये भी ट्राइब हो गए। तो जिन लोगों के पास अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनका राज है पूरे JNK में, अब वो लोग भी हमारे साथ कम्पीट करेंगे। तो इन लोगों की एक, मैंने कहा ना, साजिश है, और वो उस पर अब इनको भुगतना पड़ेगा। इनका जो मंशा है कि हम 50 सीटें लेंगे, JNK में गवर्नमेंट बनाएंगे, ये करेंगे, रूल करेंगे जी, सताया गया पार्टियों को। मैं प्रॉमिस करके कहता हूँ सिर्फ 2 सीटें जीतेंगे, ठीक है जी, पहाड़ियों को दिया, देंगे इनको वोट। लेकिन बाकी जब डिसाइडिंग फैक्टर जो है ना, वो सबको पता है कि यहाँ पे गुज्जर कम्युनिटी हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 15 से लेकर 80-80 हज़ार तक है। तो वो वक्त आने पे अगर हमारे साथ छेड़ेंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आप अभी देख रहे हैं कि अभी वकला हजरात भी रोडों पे हैं, उनके साथ साथ नौजवानों की अगर बात की जाए, तमाम तरह के नौजवान रोडों पे हैं, डेली विजर रोडों पे हैं। आखिर मैं जानना चाहता हूँ किस तरह से बदलाव आएगा? देखो, बदलाव आता है हमेशा इलेक्शन होने से। तो इनका क्या है कि ये बिना इलेक्शन के राजे हैं, 7 या 8 साल से रूल करी जा रहे हैं। इनको पता है कि हमारी खसरतें क्या हैं, इनको इन चीज़ों का आइडिया है, तब भी यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो हर बात पे मैंने कहा ना, शगुफा है कि इसको भी परमानेंट कर देंगे, इसको परमानेंट कर देंगे, इतनी नौकरियाँ आ रही हैं, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लास्ट ईयर कोई एक नया आया था कि सऊदी अरब से कोई आ रहे हैं इन्वेस्टर, आज तक तो वो मुझे ज़मीन पर दिखे नहीं। तो यही सब चीज़ें हैं कि इन लोगों का मुद्दा कुछ और है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की पॉलिसी है कि हाँ जी हम इनको बोलते रहो। और इलेक्शन इसलिए नहीं करवाएंगे ये कि इनको पता है कि जिस दिन इलेक्शन करवाए तो हम तो बिना इलेक्शन के पावर में हैं, और जिस दिन इलेक्शन करवाए तो हम बाहर हो जाएंगे। अच्छा,
आखिर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज आप यहां आए थे इस इलाके में, तो यहां के लोगों की सोच किस तरह से देखी आपने इस हवाले से? नहीं, सोच देखो, आज हर तबका के लोग जो है ना वो अवेयर हैं अपने राइट्स के लिए। सबको पता है, पढ़े लिखे यूथ है हमारे पास, चाहे गांव में रहे कहीं भी रहे, लेकिन इंटरनेट का ज़माना है, लोगों ने इसको पढ़ा है, सीखा है, और वो लोग तभी रोडों पे हैं। इसलिए अगर 20 या 50 या 100 लोग कहीं बाहर आ रहे हैं तो उनके दिमाग में वो अवेयरनेस है ना कि हमारे राइट्स को छीना जा रहा है, हमारा आगे फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा। तो वो है कि वो चीज़ें लोगों के अंदर अवेयरनेस है, और लोग इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए रोडों पे चलने के लिए तैयार हैं, कोर्टों में जाने के लिए तैयार हैं, जहाँ जहाँ उनको जाना पड़ेगा वो तैयार हैं। अगर सर इस पे बात नहीं की गई तो आपका अगला कदम क्या है? नहीं, देखो, कदम है वो तो पूरी एक कमेटी है हमारी, हमारे बड़े हैं, उसमें वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमारा क्या होगा। तो अभी तक तो जो है कि बिल अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, तो अब तक तो हम रोडों पे हैं। आप चाहे पूरे जेएंडके में कहीं भी सर्वे, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ऐसी कोई तहसील नहीं होगी, ऐसा कोई सब डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। तो अब पहले तो हमें प्रोटेस्ट की शक्ल में करना है, देखते हैं उसके बाद अगर पार्लियामेंट में क्या फाइनली इसका आउटकम आता है, उसके बाद हमारे पास हज़ारों फोरम में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में आकरम साहब से जानना चाहूँगा, आप मुझे ये बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के क्या हालात है आपके ख्याल से? देखिए, जब सरकार ऐसी हो जिसकी कथनी और करनी में फ़र्क हो, तो फिर हालात जो है ठीक एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते, और होते भी नहीं हैं। आप देखो, जो वादे करती है सरकारें, जो सरकार हमारे मौजूदा सरकार ने जो वादे किए थे, रोज़गार देंगे, तरक्की होगी, बड़े बड़े वादे, तो उनमें हमें तो ग्राउंड पे देखने को मिलते नहीं हैं। आज मैं आपके यहाँ डोडा, मैं रियासी से हूँ, और आज मैं आपके यहाँ डोडा में आया हूँ, गंदोह में। मैंने यहाँ देखा, यहाँ के तो बड़े स्टालवर्ट लीडर्स हैं जो मरकज़ में भी और रियासती सरकार में भी हैं, रहे हैं, जिनके बड़े नाम हैं, बड़ी ताकत रही। डेवलपमेंट तो यहाँ दिखाई दी नहीं, और आज भी यहाँ स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहे हैं। सड़कों की खस्ता हालत है, सिंगल रोड है, जान को खतरे में डाल के लोग यहाँ आते हैं। और पहाड़ों पे यहाँ देख रहा हूँ मैं, कनेक्टिविटी है नहीं है, बिजली पानी भी कोई प्रॉपर तरीके से है नहीं है। तो आपके सामने डेवलपमेंट क्या हो रही है, मतलब क्या कर रहे हैं? 2014 के बाद आके आप बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ दिखाई दे रही है? हालात अभी आप नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी के लिए किसी एक मखसूस तबके को की एक रिज़र्व कैटेगरी के लोगों में दूसरी जो फॉरवर्ड क्लासेस हैं उनको लाके शामिल कर रहे हैं। नौजवानों को, हमारी कम्युनिटीज़ के बच्चों को सड़कों पे उतार दिया आपने। वो जिनको आज इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ना था, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने एग्ज़ाम में बैठना था, वो आज आपके इस वजह से, बिल की वजह से, जो प्रपोज्ड बिल पार्लियामेंट में मानसून सेशन में पेश करने जा रहे हैं ये, उसकी वजह से आज वो सड़कों पे हैं और आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशंस आपके सामने है। आज़म साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। आपसे मैं ये बात जानना चाहूँगा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर से चुने हुए एक राज्यसभा मेंबर हैं, उनका बयान आता है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लड़कों को उकसाया गया है। हालांकि उनमें एडवोकेट भी है, सीनियर लॉयर्स भी हैं, और क्या लगता है आपको, उनके बयान को किस तरह से देखते हैं? देखो, उनके बयान को मैं इस तरह से देखा, उन्होंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि वो कहीं पहुँचेंगे। तो वो हमारी 29% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में भेजा गया उनको, और वो वहाँ जाके पपट बन गए। आप उनकी खुद की हालत देखें, कभी उनको कुर्सी पे बैठाया नहीं जाता, कभी भी कोई होम मिनिस्टर वगैरह आए तो वो नीचे खजल हो रहे होते हैं, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो उनकी वजह से हमें नुकसान इसलिए हुआ कि लोगों को ये चीज़ कहा गया कि देखो वहाँ के गुजरों को जी हमने MP बना दिया, ये चीज़ें कर ली, लेकिन वो इस वक्त टोटली फेल हो गए हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने में, क्योंकि वो सुनता नहीं है। वो जाके जिस दिन ये बिल पेश हुआ उसके 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मिल के आए। क्या मतलब, उनको कोई, उनसे कभी भी आप बात पूछोगे ना, वो सिर्फ बोलते हैं मोदी, अमित शाह, ये चीज़ें, और फॉरेस्ट राइट एक्ट। उनको तीसरी कोई चीज़ उनकी कभी आप स्टेटमेंट में सुन ही नहीं सकते। तो वो एक फेल्ड पॉलिटिशियन है, किस्मत से बना दिया गया, हमारे सिर पे बिठाया गया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के आधार पे उनको पार्लियामेंट में लेके चले गए। तो आपने इनकी ज़बानी सुना कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहरहाल एक तरह से लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, चॉकलेट दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ से थप्पड़ मारा जा रहा है, डंडा मारा जा रहा है। बहरहाल अगर इसी तरह जम्मू कश्मीर के, हमारे हिंदुस्तान के हालात इसी तरह रहे, तो आने वाले वक्त में आप बखूबी देखेंगे कि किस तरह से लोगों के बीच में, लोगों के जितने भी यहाँ के लोग रहने वाले हैं, चाहे वो मुलाजम तबका हो या मजदूर तबका हो, उनके हालात किस तरह से बनेंगे। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आबिद रहमान के साथ, खुदा हाफिज़।